हेलो स्टूडेंट्स, केसी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सेमेस्टर 4 के सारी यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुका हूं। अब लास्ट में आकर के मैं सेमेस्टर 4 का फुल सिलेबस MCQ के लिए लेकर के आया हूं। मैराथन बूस्टर फिजिक्स 2 है, ये सेमेस्टर 4 की है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत है। इसमें कंप्लीट सिलेबस हम कवर करेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लगभग 1.5 से 2 घंटे का होगा, लेकिन इसमें पूरा पेपर कवर किया जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ करके जाएं, जिससे कि बहुत अच्छा एग्जाम आप लोग करके आएंगे। तो आइए देखते हैं आगे। ये हमारा पार्ट ए है। पार्ट ए में देखिए मैंने पॉइंट वाइज तैयार किया है। सबसे पहले हम पहला पॉइंट है, न्यूटन के मानक निर्देश फ्रेम के रूप में निरपेक्ष फ्रेम ईथर की कल्पना की। न्यूटन ने क्या किया कि जो स्टैंडर्ड फ्रेम के फॉर्म में एब्सोल्यूट फ्रेम ईथर को जो है माना था। सेकंड पॉइंट है इसमें, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होते हैं, इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। तो वे फ्रेम जिनका अपना कोई त्वरण या एक्सेलरेशन नहीं होता है, अर्थात जो रेस्ट में रहते हैं अथवा एक कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से गतिशील रहते हैं, उन्हें हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है, या तो वो फ्रेम में क्या रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं फ्रेम, या वो निश्चित वेग से गति करती हैं, डेफिनेट वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में रहते हैं, तो वो इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। इसका मतलब जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन या त्वरण क्या हो जाएगा, a = d2x/dt² बराबर 0 होगा। तो हम वेलोसिटी देखें तो dx/dt, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं ux, और ये बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा। अतः इनमें न्यूटन के फर्स्ट नियम का पालन होता है, या हम कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसमें अप्लाई होते हैं। हाँ भाई, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अजड़त्वीय या नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो वे फ्रेम जिनका अपना कोई ना कोई त्वरण होता है, उन्हें हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी में क्या है, एक त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, इसलिए पृथ्वी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हमने ये ड्राइव कराई हुई है, हमें याद रखनी है x' = x - bt, y' = y, z' = z और t' = t। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती हैं। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंतर्गत क्या चीज़ इनवेरिएंट रहती है और क्या चीज़ नॉन इनवेरिएंट है, वो हमने एक टेबल में देने की कोशिश की है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में लंबाई इनवेरिएंट रहती है, समय, द्रव्यमान यानी मास, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, बल यानी फोर्स, और कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी, ये सब जो है इनवेरिएंट रहते हैं। यानी a' = a लिख सकते हैं, l' = l लिख सकते हैं, f' = f लिख सकते हैं। यानी इनका जो है s फ्रेम और s' फ्रेम दोनों में ही फॉर्म सेम रहती है। इसी तरीके से रेखीय संरक्षण का नियम, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये सारी चीज़ें इनवेरिएंट रहती हैं। इसी तरीके से नॉन इनवेरिएंट क्या चीज़ें हैं, वेलोसिटी जो है वो नॉन इनवेरिएंट है, लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग नॉन इनवेरिएंट है, कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी भी इनवेरिएंट रहती है, नॉन इनवेरिएंट होती है। u' = u - b आता है और u = u' + b लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है, इसकी फॉर्म भी जो है वो नॉन इनवेरिएंट रहती है। यानी del² phi - 1/c² del² phi del t² = 0 है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है, लेकिन जब हम इसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करते हैं तो ये नॉन इनवेरिएंट रहती है, परिवर्तित हो जाती है। आगे देखते हैं
आगे है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में कुछ खास बातें हमें याद रखनी है कि ये इंटरफ्रेंस की घटना पर बेस्ड है। इसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यूज किया जाता है। इसे 1887 में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था और ये पृथ्वी और ईथर के बीच में रिलेटिव मोशन के डिटेक्शन के लिए किया जाने वाला एक्सपेरिमेंट था। रिलेटिव मोशन किसमें? पृथ्वी में और ईथर के बीच में रिलेटिव मोशन है या नहीं है, इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज शिफ्ट आती है n इक्वल टू 2lv² लैम्डा आती है, जिसका मान माइकलसन मोरले ने जो निकाला था वो लगभग 0.4 आया था। तो यहाँ अगर फ्रिंज शिफ्ट देखें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ के, जो वेवलेंथ हम इस पर डालते हैं, यूज करते हैं, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आगे इसमें देखते हैं, इसमें कोई भी फ्रिंज शिफ्ट प्राप्त नहीं हुई। जो एक्सपेरिमेंट किया गया और जो इन्होंने थियोरेटिकली जो फार्मूला निकाला था उससे 0.4 फ्रिंज शिफ्ट आई थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कोई भी फ्रिंज शिफ्ट प्राप्त नहीं हुई थी। इससे इन्होंने रिजल्ट निकाला कि अर्थ और ईथर के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, सापेक्ष वेग है, वो 0 होता है। और जबकि इन्हें 0.4 आना चाहिए था रिजल्ट, लेकिन ये 0 आता है। तो ये हमारी जो अपेक्षा थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, उसके उल्टा प्रतिकूल परिणाम मिलता है, जिसे हम नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस प्रयोग के 0 रिजल्ट को एक्सप्लेनेशन जो है वो आइंस्टीन ने किया था। 0 रिजल्ट जो निकला था उसकी जो व्याख्या थी वो आइंस्टीन द्वारा की गई थी। और उन्होंने बताया कि प्रकाश की चाल जो है वो इनवेरिएंट रहती है, अर्थात प्रकाश की चाल कांस्टेंट रहती है और सोर्स या ऑब्जर्वर या माध्यम की गति पर निर्भर नहीं करती है। ये चीज आइंस्टीन ने बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अभिग्रहित, यानी पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जब इन्होंने ये निकाल दिया, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव रिजल्ट आए, तब आइंस्टीन आ गए थे और आइंस्टीन ने 2 पोस्टुलेट दिए जिन्हें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो आइंस्टीन ने क्या बताया था कि ईथर का किसी भी एक्सपेरिमेंट द्वारा चूंकि कोई डिटेक्शन नहीं हुआ है, अतः ईथर का विचार जो है वो अर्थहीन है। और उन्होंने बताया कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कोई भी अर्थ नहीं होता है, वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव होती है और कोई भी स्पेशल फ्रेम यानी कि विशिष्ट फ्रेम संभव नहीं है। ऐसा कोई फ्रेम संभव नहीं है जहां से कि हम सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकें, कोई भी स्पेसिफिक फ्रेम संभव नहीं है। तो इन्होंने पोस्टुलेट दिए थे, जिसमें कि फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारा कि उन सभी इनर्शियल फ्रेम्स में जो एक दूसरे के सापेक्ष कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में होते हैं, गतिमान होते हैं, फिजिक्स के नियम समान रूप से लागू होते हैं। ये इनका फर्स्ट पोस्टुलेट था कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम में सब में भौतिकी के नियम यानी लॉ ऑफ फिजिक्स जो हैं एक समान रूप से लागू होते हैं। इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। ये पोस्टुलेट यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एब्सेंस को शो करता है। ये बताता है पोस्टुलेट कि कोई भी यूनिवर्सल फ्रेम संभव नहीं है। नेक्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने दिया था कि फ्री स्पेस में प्रकाश की चाल सभी इनर्शियल फ्रेम में समान रहती है। प्रकाश की चाल चाहे हम फ्रेम एस में देखें या एस डैश में देखें, जितने भी इनर्शियल फ्रेम हैं सब में बराबर रहेगी। तो माइकलसन मोरले प्रयोग के रिजल्ट से ये सीधे सीधे प्राप्त होता है। तो ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से सीधे सीधे क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। तो उसमें रिजल्ट प्राप्त होता है कि प्रकाश की चाल सभी इनर्शियल फ्रेम में समान होती है। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बिल्कुल याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आ जाता है। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में क्या है? इक्वेशन है x डैश इक्वल टू x माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसे हम जो है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये है। तो x डैश इक्वल टू इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं गामा x माइनस बी टी लिख देते हैं कुछ लोग इसे ऐसे लिख देते हैं k x माइनस
bt, जहां गामा या k की वैल्यू क्या होती है 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होती है। तो ये सारी की सारी एक ही चीज है, जहां भी ये चीज आता है वहां हम गामा या k का यूज कर सकते हैं। तो x डैश, ये x डैश क्या है, फ्रेम s डैश में कोऑर्डिनेट है, और x जो है बिना डैश के हैं ये फ्रेम s में कोऑर्डिनेट है। तो x डैश इक्वल टू x माइनस बी टी अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं x इक्वल टू x डैश प्लस बी टी डैश अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरीके से t में हम रिलेशन देखते हैं, टाइम का देखते हैं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन, तो t डैश इक्वल टू t माइनस एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगा। या हम t बराबर देखें तो t डैश प्लस एक्स डैश बी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और बाई डैश बराबर बाई, जेड डैश बराबर जेड। तो ये जो इक्वेशन आती हैं, इन इक्वेशंस को ही हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं, और ये इक्वेशंस तभी वैलिड होती हैं जबकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई होती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तभी अप्लाई होती है जब वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी के ऑर्डर की हो जाती हैं, तभी ये इक्वेशन अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी वस्तु प्रकाश के वेग से अधिक वेग से गति नहीं कर सकती। मैक्सिमम जो अटेनेबल वेलोसिटी है, प्राप्त वेलोसिटी है, वो प्रकाश की चाल है, उससे ज्यादा चाल संभव नहीं है। यदि b लेस देन c हो जाए तो लॉरेंज इक्वेशन जो है वो गैलीलियन इक्वेशन में परिवर्तित हो जाती हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है खूब, कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कब चेंज हो जाता है। तो जब वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम हो जाती है, b लेस देन c होता है, तब लॉरेंज इक्वेशन गैलीलियन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, या लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तभी अप्लाई होती है जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के ऑर्डर का होता है। नेक्स्ट इसमें है प्रॉपर लेंथ क्या होती है। तो प्रॉपर लेंथ करने के लिए किसी भी रॉड की वो लंबाई L0 जो उसी फ्रेम में मापी जाती है जिसमें कि रॉड रखी है, तब L0 को प्रॉपर लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव मोशन लंबाई को कम कर देती है। जो रिलेटिव मोशन के लिए, रिलेटिव मोशन का लंबाई पर क्या असर पड़ता है, तो वो लंबाई को कम कर देती है। और कितनी कम करती है, आभासी लंबाई क्या आती है, तो आभासी लंबाई को हम लिखते हैं L इक्वल टू L0 √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या लंबाई का संकुचन भी कहते हैं। अगर इसमें b बराबर c कर दी जाए, यानी कि जो गतिमान वस्तु है उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया जाए, तब L बराबर जो है 0 हो जाएगा, अर्थात रॉड जो है एक पॉइंट की तरह दिखाई देगी। जो रॉड है वो एक बिंदु दिखाई देगी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है प्रॉपर टाइम इंटरवल क्या होता है। इसे हम प्रॉपर टाइम इंटरवल को ऐसे फ्रेम में मापा गया समय अंतराल डेल्टा t0 या केवल t0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें घड़ी रेस्ट में रखी हो, निजी या उचित समय अंतराल कहलाता है। तो वो फ्रेम जिसमें कि घड़ी रखी हुई है उसी में हम टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो जो है प्रॉपर टाइम इंटरवल कहलाता है। टाइम डायलेशन क्या होता है, जिसे समय विस्फार भी कह देते हैं टाइम डायलेशन को, तो इसमें कहते हैं आपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन समय अंतराल यानी टाइम इंटरवल को अफेक्ट करता है। और कैसे करता है, आभासी समय अंतराल जो आता है वो आता है डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा t0 अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो समय अंतराल है वो राशि 1 अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अतः स्थिर प्रेक्षक को गतिमान घड़ी सुस्त प्रतीत होती है। अगर प्रेक्षक गतिमान है या घड़ी गतिमान है, कोई एक चीज गतिमान है, कोई सा एक फ्रेम, तो वो घड़ी में टाइम क्या दिखाई देगा, हमें सुस्त दिखाई देगी वो घड़ी। अगर v बराबर c हो जाए, जिस फ्रेम में घड़ी रखी है वो इस चाल से चल रहा है या ऑब्जर्वर चल रहा है, तब जो है टाइम इंटरवल इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि घड़ी रुकी हुई प्रतीत होगी। टाइम डायलेशन का जो एग्जाम्पल है वो पृथ्वी पर मीसॉन्स का पाया जाना, इसे हम टाइम डायलेशन के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि हमने फुल क्लास में इसे पढ़ाया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एडिशन ऑफ वेलोसिटीज यानी वेगों का जोड़ना।
तो जब वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऑर्डर की हो जाती है, तब हम साधारण रूप से या न्यूटोनियन मैकेनिक्स से उन्हें हम आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं। उन्हें ऐड करने का तरीका जो होता है वो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के द्वारा ऐड किया जाता है, और उसके अंदर जो फार्मूला आते हैं वो ये है हमारे पास u डैश इक्वल टू u माइनस बी अपॉन 1 माइनस यू डैश बी अपॉन सी स्क्वायर, या फिर अगर हमें फ्रेम एस में वेलोसिटी निकालनी है, एस डैश में मालूम है, तो ये हो जाएगा यू डैश प्लस बी अपॉन 1 प्लस यू डैश बी अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ यू डैश इक्वल टू होता है डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, यानी फ्रेम एस डैश में वेलोसिटी है, यू क्या है डी एक्स अपॉन डी टी यानी फ्रेम एस में वेलोसिटी है, और वी क्या है फ्रेम एस डैश की वेलोसिटी है। तो हमने इस तरीके का एक ये डायग्राम भी बताया था कि फ्रेम एस है और एक फ्रेम एस डैश है। फ्रेम एस में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, किसी वस्तु के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, एक्स वाई जेड टी हैं, और एस डैश में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश हैं। फ्रेम एस डैश जो है वो बी वेलोसिटी से एस के सापेक्ष गतिमान है, तब ये सारी कैलकुलेशंस आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी में c जोड़ दिया जाए, कोई वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी में c को जोड़ा जाए अथवा c को घटाया जाए तो c ही प्राप्त होता है, यानी c प्लस बी या c माइनस बी बराबर c होता है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो c से मतलब प्रकाश की चाल में कोई भी वेग जोड़ दिया जाए या कोई भी वेग घटा दिया जाए तो वो प्रकाश की चाल ही प्राप्त होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल इतनी है और इतनी स्पीड से कोई वस्तु जा रही है तो टोटल चाल क्या हो जाएगी, एक दूसरे के सामने जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तब c प्लस बी या c माइनस बी ना होकर के उसकी चाल c ही आती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, वेगों का वेग के सापेक्ष द्रव्यमान कैसे परिवर्तित होता है। वेलोसिटी अगर प्रकाश की वेलोसिटी के क्रम की होती है तो मास कैसे चेंज होता है, तो उसका फार्मूला होता है m इक्वल टू एम जीरो अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस पर भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। यदि b लेस देन c तब m इक्वल टू एम जीरो हो जाता है, यानी कि जो वस्तु गतिमान है उसका वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम है, तो उसका जो रेस्ट मास होता है वही उसका काइनेटिक या गतिक मास भी होता है। अगर b टेंड्स टू c, अगर b का मान c के ऑर्डर का हो जाता है तो मास जो है इन्फिनिटी हो जाता है, जो कि असंभव है। इसका मतलब प्रकाश की चाल के बराबर चाल प्राप्त करना असंभव है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आपेक्षिकीय संवेग यानी रिलेटिव मोमेंटम कितना होता है, P बराबर एम डी होता है, और m की वैल्यू हम अगर ये लगा दें तो ये वैल्यू हमारे पास मोमेंटम आएगा m जीरो वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरीके से रिलेटिविस्टिक फोर्स या आपेक्षिकीय बल कितना होता है, तो हमें मालूम है कि संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो dp अपॉन dt यानी d अपॉन dt और p की वैल्यू ऊपर निकाली हुई है, वो अगर हम लगा दें तो ये रिलेटिविस्टिक फोर्स का फार्मूला हो जाता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, तो हमें मालूम होना चाहिए फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। अब आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन अगर हम देखें तो आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर आता है। अब इस पर भी कई चीजें बनती हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो होती है K इक्वल टू एम माइनस एम जीरो इंटू सी स्क्वायर होती है। ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी या आपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा कहलाती है, या इसे हम अर्जित गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। ये दो गतिज ऊर्जाओं से मिलकर के बनी होती है। एक इसमें विराम ऊर्जा होती है जिसका मान होता है एम जीरो सी स्क्वायर, और एक गतिक ऊर्जा होती है जिसका मान होता है एम सी स्क्वायर। टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो m माइनस एम जीरो सी स्क्वायर आती है। यहाँ E टोटल जो एनर्जी होगी वो अर्जित गतिज ऊर्जा प्लस विराम ऊर्जा के बराबर होगी। तो जो अटेन्ड काइनेटिक एनर्जी या अर्जित गतिज ऊर्जा है m माइनस एम जीरो सी स्क्वायर है, प्लस विराम ऊर्जा m जीरो सी स्क्वायर है। m जीरो सी स्क्वायर से अगर m जीरो सी स्क्वायर से हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास ये एनर्जी बचती है, जो कि मास एनर्जी रिलेशन कहलाता है। तो इससे हमें एक चीज ये निकल करके आती है कि जो ब्रह्मांड है या यूनिवर्स है उसमें ऊर्जा और द्रव्यमान का योग हमेशा कंजर्व रहता है, मास प्लस एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। इससे हमें एक रिजल्ट निकल करके आता है कि किसी वस्तु को गर्म किया जाए तो उसका मास जो है वो बढ़ जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमें उसमें देखना होगा कि उसका मास इंक्रीज हो जाता है।
नेक्स्ट हमारा है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी पावर 4। ये बहुत अच्छा रिलेशन है और लगभग हर ऑब्जेक्टिव पेपर में ये देखने को मिलता है रिलेशन। ये इस तरीके से भी दे देते हैं या ये इस तरीके से दे देते हैं, ई इक्वल टू अंडर रूट एम जीरो स्क्वायर सी पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस तरीके से भी ये फार्मूला दे देते हैं। ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी कहलाती है अंडर रूट एम जीरो स्क्वायर सी 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, या ये जो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत क्या रहती है, कंजर्व या इनवेरिएंट रहती है, निश्चर रहती है ये क्वांटिटी। तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू किसी भी फ्रेम में देखें एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4 ही आती है। नेक्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक है 4 डायमेंशनल फॉर्मेशन भी हमारे कोर्स में शामिल किया गया है, जिसका नाम होता है मिन्कोस्की स्पेस। इसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे हम एक्स वाई जेड टी, हम 3 जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट लेते थे, एक टाइम कोऑर्डिनेट लेते थे, लेकिन 4 डायमेंशनल स्पेस में मिन्कोस्की ने ये बताया कि जो चौथा कोऑर्डिनेट होता है उसे भी हम अगर हम पोजीशन या स्पेस कोऑर्डिनेट के रूप में ले लें तो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत आसानी से हो जाती हैं। तो उन्होंने x1 बराबर x, x2 बराबर y, x3 बराबर z और x4 बराबर i सी टी ये चौथा कोऑर्डिनेट लिया इन्होंने। ये भी इन्होंने स्पेस कोऑर्डिनेट ले लिया था। तो इस कोऑर्डिनेट पर क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस रहती है कि मिन्कोस्की स्पेस या 4 डायमेंशनल फॉर्मेशन में चौथा कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये होगा आई सी टी। और अगर हम यहाँ एस स्क्वायर निकालें तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर होगा। तो एस स्क्वायर बराबर x4 का स्क्वायर, अगर हम इसकी वैल्यू का स्क्वायर करें तो ये आता है माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में ये वॉल्यूम एलिमेंट होता है डी एक्स डैश डी वाई डैश डी जेड डैश डी टी डैश, ये इनवेरिएंट रहता है। ये हमने न्यूमेरिकल के फॉर्म में सॉल्व भी कराया है, लेकिन यहाँ याद रखेंगे कि वॉल्यूम एलिमेंट डी एक्स डैश डी वाई डैश डी जेड डैश डी टी डैश इनवेरिएंट रहता है अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है क्लासिकल यांत्रिकी की सीमाओं के जनक कौन थे, यानी इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स किसने दिया था, ये प्लांक थे, मैक्स प्लांक ने इसे बताया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टीफन्स लॉ। ये हमारे पास होता है E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 या E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर पावर 4। उसके अलावा बीन्स डिस्प्लेसमेंट ला का भी हमें याद रखना है, लैम्डा एम इंटू टी बराबर कांस्टेंट होता है। बीन्स ला याद रखना है यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा पावर 5 ई पावर माइनस बी अपॉन लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा। ये कम वेवलेंथ या अधिक ताप पर अप्लाई होने वाला फार्मूला है। ये हमने हीट में 3rd सेमेस्टर में पूरी यूनिट पढ़ाई थी, वहीं से ये हमने लिया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ भी ये 2nd यूनिट में या 3rd यूनिट में ये शामिल है। रेले जीन्स ला जो होता है यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा पावर 5 डी लैम्डा होता है, और ये अधिक वेवलेंथ यानी लॉन्ग वेवलेंथ या कम टेम्परेचर पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट फार्मूला आता है प्लैंक्स लॉ, और प्लैंक्स लॉ होता है यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा पावर 5 डी लैम्डा अपॉन ई पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1, और ये सभी वेवलेंथ पर और सभी टेम्परेचर पर अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की थी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी हर्ट्ज ने। ये याद रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो डिस्कवरी किसने की थी, हर्ट्ज ने की थी, और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो किया था हालबाच, लेनार्ड और मिल्कन ने किया था। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश के प्रभाव से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट निम्न बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन से फैक्टर हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है इस बात पर निर्भर करता है। इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी क्या है इस बात पर निर्भर करता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और मेटल पर डिपेंड करती है। अब हम ये चारों फैक्टर्स देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, इंटेंसिटी पर कैसे निर्भर करती है। तो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, ये हमारे पास करंट का मान बढ़ता जाता है। हमने तीव्रता I से 2I कर दी तो करंट हमारे पास ये आ गई, 3I कर दी तो करंट और आ गई। लेकिन जब हम इसे नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो एक पॉइंट पर जाकर के 0 हो जाती है। इस पोटेंशियल को हम कहते हैं निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसे हम कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है।
अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की अलग से डेफिनेशन दी है। निरोधी विभव क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। निरोधी विभव तो प्लेट का वो नेगेटिव पोटेंशियल या विभव V0 जिस पर प्लेट करंट घट करके 0 हो जाती है, निरोधी विभव या कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। करंट बह रही है हमारे पास, लेकिन ऐसा एक पोटेंशियल लगा दें हम, नेगेटिव पोटेंशियल लगा दें प्लेट पर, जिससे कि जिस पोटेंशियल पर करंट का मान 0 हो जाए वही पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। अतः स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव V0 पर अधिकतम गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन भी प्लेट पर नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब ये क्या है, K मैक्सिमम है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन वहीं पर रुक जाएगा। तो K मैक्सिमम बराबर होगा eV0, क्योंकि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होती है K बराबर QV, और Q हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज और V पोटेंशियल हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धारा बढ़ जाती है। इंसिडेंट लाइट है, अगर हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो करंट का मान बढ़ जाता है, परंतु V0 का मान नहीं बदलता है। इसका मतलब है कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि इंटेंसिटी कितनी है, किस बात पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो ये पॉइंट यहाँ याद रखना है अच्छे से कि जो इंटेंसिटी है, जो धारा है, वो इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट का मान बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी घटाओगे करंट का मान घट जाएगा, लेकिन इससे उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी पर निर्भरता। फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे बढ़ती है, लीनियरली बढ़ती जाती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ नंबर 3 भी है, मैंने नियम ये ब्रैकेट में लिखता जा रहा हूँ, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम भी हैं। सैचुरेशन करंट बह रही है, अब यहाँ पर आकर के क्या हुआ, ये हमारे पास पहला पोटेंशियल है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस पर 0 हो गई करंट। अब हमने और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट डाली, न्यूटन की डाली, तो फिर से धारा बहने लगती है, और जब धारा दोबारा से बहने लगी लेकिन इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई है, तो धारा का मान क्या रहेगा, सैचुरेशन रहेगा, कि धारा नहीं बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ाने पर धारा बढ़ती है, लेकिन अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी यहाँ आकर के इतने नेगेटिव पोटेंशियल पर 0 होगा, यानी करंट बहनी फिर से बंद हो जाएगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी फिर से बढ़ा दें तो फिर से धारा बहने लगती है, और हम नेगेटिव पोटेंशियल जब और ज़्यादा बढ़ाते हैं तब आकर के ये 0 होती है। इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो एक रिलेशन यहाँ से आता है, K मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम जो हैं, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू 0 से कम है, यानी न्यू 0 क्या है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, एक निश्चित सीमा है न्यू 0, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन संभव नहीं होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक ना हो। और दहली आवृत्ति और पोटेंशियल में ये हमारे पास एक रिलेशन आता है, ये न्यू 0 आवृत्ति कहलाती है। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हम डालेंगे तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित नहीं होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बहेगी। जब न्यू 0 से ज़्यादा का प्रकाश डालते हैं तभी प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक घटना आती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रेजेंट होता है। इस फ्रीक्वेंसी को हम दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और न्यू 0 का मान अलग अलग मेटल सरफेस के लिए भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू 0 से अधिक होती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिना किसी समय पश्चात के उत्सर्जित होने लगते हैं, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी कम ना हो। ये हमारे पास नियम नंबर 5 आ जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये क्या होती है, H न्यू इक्वल टू W प्लस K मैक्सिमम आती है। W हमारे पास क्या है, वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी भी मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए मिनिमम एनर्जी जो होती है वही वर्क फंक्शन कहलाती है। तो W बराबर H न्यू 0 और K मैक्सिमम हाफ mv² मैक्सिमम होगा। W को वर्क फंक्शन कहते हैं, ये H न्यू 0 के बराबर होती है। और ये हमारे पास अगर हाफ mv² मैक्सिमम देखें, जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है, कितना होगा, H न्यू माइनस H न्यू 0। न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा ले सकते हैं, न्यू 0 बराबर C अपॉन लैम्डा 0 ले सकते हैं। लैम्डा 0 यहाँ दहली तरंग दैर्ध्य या
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाती है। यदि आपतित प्रकाश लैम्डा 0 से कम है तभी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। इसका मतलब है कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ या तो लैम्डा 0 से कम हो तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा होगा, या इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू 0 से ज़्यादा हो, क्योंकि न्यू और लैम्डा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब वर्क फंक्शन क्या है हमारे पास, अगर हम ये ग्राफ खींचें के मैक्सिमम और न्यू में, तो ये एक हमारे पास सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये जो स्लोप आता है वो स्लोप कितना होता है, स्लोप जो है tan थीटा होता है और ये h के बराबर होता है, यानी प्लांक कांस्टेंट का मान बताता है। और ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर इस कर्व को पीछे की ओर बढ़ाने पर जहाँ कट करता है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति कहते हैं। और नेगेटिव वाई एक्सिस पर जितना ये इंटरसेप्ट काटता है, अंताखंड काटता है, वही मान वर्क फंक्शन का मान बताता है। तो वर्क फंक्शन क्या है, वाई अक्ष पर काटे गए अंताखंड की लंबाई है। प्लांक कांस्टेंट क्या है, स्लोप h के बराबर होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कॉम्पटन इफेक्ट, जिससे कि हर हाल में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसकी खोज 1923 में AH कॉम्पटन ने की थी। क्या होता है, जब किसी हल्के पदार्थ जैसे कार्बन से प्रकीर्णित एक्सरेज में मॉडिफाइड रेडिएशन का पाया जाना कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। क्या है, जब कोई हल्का पदार्थ जो है, हल्का पदार्थ से जब एक्सरेज टकराती हैं, या गामा रेज भी ले लेते हैं कभी कभी, वैसे मैक्सिमम एक्सरेज लेती हैं, तो जो एक्सरेज का जो डिफ्रैक्शन होता है, यहाँ से स्कैटरिंग होती है, सॉरी डिफ्रैक्शन नहीं, स्कैटरिंग होती है, तो उस स्कैटरिंग रेज में दो तरह के रेडिएशन पाए जाते हैं, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। तो जो मॉडिफाइड रेडिएशन पाए जाते हैं वो जो है कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। और वेवलेंथ में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, जिसका मान आता है डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, यानी h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। ये कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला है। वेवलेंथ में परिवर्तन केवल किस पर निर्भर कर रहा है, थीटा पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, m0 क्या है, कांस्टेंट है, मास है, और c क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो केवल थीटा पर निर्भर करता है। यानी वेवलेंथ में परिवर्तन किस चीज़ पर निर्भर करता है, केवल स्कैटरिंग एंगल पर निर्भर करता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। तो जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो केवल स्कैटरिंग एंगल पर निर्भर करती है, वो ना तो पदार्थ पर निर्भर करती है, मटेरियल पर निर्भर करती है, और ना ही वेवलेंथ पर निर्भर करती है। नेक्स्ट इसमें है क्वांटिटी h/m0c को कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। इसे हम इस तरीके से लैम्डा c बराबर h/m0c लिख देते हैं। h/m0c की अगर वैल्यू लगाएं तो इसकी वैल्यू आती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। इसका ये वैल्यू भी हमें याद रखनी होगी। उसके बाद देखते हैं कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा कितना आ गया। अगर हम यहाँ पिछले फार्मूला में h/m0c की जगह ये लगा दें तो 1 माइनस कॉस थीटा एंगस्ट्रॉम आएगा, यानी डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा c 1 माइनस कॉस थीटा एंगस्ट्रॉम। कॉम्पटन शिफ्ट का मान अधिकतम तब होगा जब यहाँ थीटा की जगह पर हम 180 लगा देंगे तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा, यानी ये 2 लैम्डा c के बराबर हो जाएगा। तब हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट जो आएगी 0.0484 एंगस्ट्रॉम या लगभग 0.05 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। अब हमारे पास ये दो घटनाएं आ गई, एक तो आ गया कॉम्पटन इफेक्ट और एक आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दोनों में ही क्या होता है कि फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन से टकराता है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर हैं, तो वो अंतर हम यहाँ पढ़े ले रहे हैं। क्या है कॉम्पटन इफेक्ट, क्या होता है, इसमें फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराकर अपनी ऊर्जा का कुछ भाग ही इलेक्ट्रॉन को देता है, जिससे कि फोटोन का अस्तित्व बना रहता है। इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ऐसे भाग ऊर्जा का कुछ भाग ही फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन को कुछ भाग देता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों का एग्जिस्टेंस बना रहता है, दोनों का अस्तित्व बना रहता है। जबकि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है और स्वयं फोटोन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, किसी बाउंड इलेक्ट्रॉन से, दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, पूरी ऊर्जा दे देता है। जबकि कॉम्पटन इफेक्ट में ये पूरी ऊर्जा नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। इसमें फोटोन उस इलेक्ट्रॉन से टकराता है जो नाभिक से दृढ़ता पूर्वक नहीं बंधा है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराता है, और इसमें फोटोन उस इलेक्ट्रॉन से टकराता है जो नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधा होता है। ये दोनों ही इसके मुख्य अंतर हैं, और इन दोनों में ये क्वेश्चन आ जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये जो फोटोन है
वो कैसे इलेक्ट्रॉन से टकराता है। फोटोन जो है उस इलेक्ट्रॉन से टकराता है जो नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधा होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट हमारा ये आता है कि कॉम्पटन इफेक्ट को दृश्य प्रकाश में नहीं देखा जा सकता। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कॉम्पटन इफेक्ट को कौन से प्रकाश में नहीं देखा जा सकता है। तो दृश्य प्रकाश में इसे नहीं देखा जा सकता। कॉम्पटन इफेक्ट काय में होता है, एक्सरे से होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैटर वेव्स क्या होती हैं। तो 1924 में डी ब्रॉगली ने बताया था कि जब कोई भी कण गतिमान होता है तो उसके साथ तरंग संबद्ध होती है। कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा है, मोशन में होता है, तो उसके साथ एक वेव चलती है। उस वेव को ही हम मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। ये 1924 में डी ब्रॉगली ने बताया था। अब देखिए कुछ घटनाएं हैं जो लाइट की वेव नेचर को शो करती हैं। उन घटनाओं के मैंने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे इंटरफ्रेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। ये सब वेव नेचर को शो करती हैं। जबकि कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो पार्टिकल नेचर को शो करती हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, जीमन इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। तो ये सब घटनाओं का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये मान करके दिया जाता है कि जो लाइट है उसका जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। जबकि इन घटनाओं को हम ये मान करके एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे पास लाइट है वो वेव की फॉर्म में गति कर रही है। तो इसका मतलब है कि वेव का डुअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है। कुछ घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट को वेव नेचर मानते हैं और कुछ घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट को पार्टिकल नेचर मानते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है। जब डी ब्रॉगली के साथ मैटर पार्टिकल्स के साथ वेव चलती हैं तो उनकी वेवलेंथ होनी चाहिए। तो वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू h/p यानी h/mb। अगर यहाँ b बराबर 0 कर दिया जाए तो लैम्डा इन्फिनिटी हो जाएगा, अर्थात तरंग केवल गतिमान कण के साथ ही चलती है। दूसरी बात यह है कि इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कण आवेशित है या अनावेशित है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल आवेशित कण की गति से ही उत्पन्न होती हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और मैटर वेव में डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रकाश की चाल से चलती हैं और वो आवेशित कण की गति से उत्पन्न होती हैं, जबकि मैटर वेव जो हैं उनकी अलग चाल होती है जिसे हम आगे देखेंगे, लेकिन वो जो है केवल गतिमान अवस्था में ही उत्पन्न होती हैं। स्थिर अवस्था में मैटर वेव उत्पन्न नहीं होती हैं। ये क्वेश्चन भी खूब आता है। नेक्स्ट हमारे पास है लैम्डा बराबर h/p और p को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, k बराबर हाफ mv² होता है। ऊपर नीचे अगर m से मल्टीप्लाई कर दें तो m²v²/2m, m²v² हो गया p²/2m। तो यहाँ से p, अब p²/2m और k को अगर हम देखें तो p बराबर हो जाएगा √2m के। तो p की जगह √2m के लगा दें तो h/√2m के, और k बराबर होता है EB, इसलिए लैम्डा बराबर हो गया h/√2m EB। इन फार्मूला में से भी ये क्वेश्चन आ ही जाता है। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें हम तो लैम्डा की जो वैल्यू आती है वो 12.28 या 27/√v एंगस्ट्रॉम आती है, जिसे हम √150v एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। प्रोटॉन की बात करें तो चूंकि मास चेंज हो जाता है, प्रोटॉन का मास जाता होता है, तो वेवलेंथ इसकी कुछ घट जाएगी और ये वेवलेंथ आती है 0.287/√v। यदि कण न्यूट्रॉन है जिनका की टेम्परेचर T है, तब ये लैम्डा का जो फार्मूला हो जाता है h/√3m के T हो जाता है। फार्मूला हम इसी में लगाते हैं और k बराबर हम यहाँ पर थर्मल इलेक्ट्रॉन के लिए 3/2 kT लगा देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 3m kT आ जाएगा, तो यहीं से आ जाता है। और जहाँ पर कि k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैटर वेव का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है डेविसन और गर्मन ने किया था 1927 में, और ये डिफ्रैक्शन पर आधारित एक्सपेरिमेंट था। तो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं निकर क्रिस्टल पर टकराते हैं और डिफ्रैक्शन होता है, और फाई बराबर 50 डिग्री जब आता है और वोल्टेज 54 वोल्ट होता है। तो हमने इसमें ग्राफ खींच करके बहुत सारे बताए थे, क्योंकि हम यहाँ बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं इसलिए हम बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं, नहीं तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसमें क्या था कि जब फाई बराबर 50 डिग्री था और बी बराबर 54 वोल्ट था तो सबसे अधिक विवर्तन प्राप्त हो जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा डिफ्रैक्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है
कि डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का सर्वाधिक डिफ्रैक्शन कब होगा, जब फाई बराबर कितना होगा 50 डिग्री और वोल्टेज कितना लगा हुआ होगा 54 वोल्ट लगा हुआ। और यहाँ लैम्डा बराबर √150/b से निकालते हैं, b की वैल्यू 54 लगाएं तो 1.67 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है, जो कि डेविसन गर्मर ने निकाला था। और ब्रैग इक्वेशन से जो निकलती है वो 1.65 एंगस्ट्रॉम आती है। इसका मतलब ये प्रैक्टिकली ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है 1.67 एंगस्ट्रॉम, और ये ब्रैग इक्वेशन थ्योरेटिकल रिजल्ट है 1.65 एंगस्ट्रॉम। दोनों की वेवलेंथ लगभग एक दूसरे से मैच कर रही हैं। इससे पता लगता है कि डेविसन गर्मर ने डी ब्रॉगली वेव्स का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था। अतः ये प्रयोग डी ब्रॉगली परिकल्पना यानी कणों की वेव नेचर का डायरेक्ट प्रूफ बताता है। इसी तरीके से एक जीपी थॉमसन का डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह व्यवहार करते हैं, अतः मैटर वेव्स का ये भी एक सीधा सीधा सत्यापन है, ये भी डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है। ऐसे ही एक टेलर एक्सपेरिमेंट है, तो वो भी मैटर वेव का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देता है। नेक्स्ट इसमें है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है अतः लैम्डा बराबर h/mv से लैम्डा बहुत कम हो जाएगा, तो दैनिक जीवन में हम मैटर वेव्स का अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है जो मैटर पार्टिकल्स हैं, इस वजह से हम लैम्डा बहुत कम हो जाती है, और हम लैम्डा का अनुभव कब करते हैं? विजिबल रेंज में करते हैं। तो इसलिए हम मैटर वेव्स का डेली लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैटर वेव्स की वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी पर निर्भर करती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? प्रकाश की चाल से चलती हैं। नेक्स्ट है मैटर वेव्स का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, जो कि असंभव है। ये चीज़ हमारे पास इसमें निकल करके आई है, b<c हमने प्रूफ किया था। तो मैटर वेव्स जो है प्रकाश के वेग से ज़्यादा चलती हैं, ये हमने इस रिजल्ट से निकाल लिया था। लेकिन ये असंभव है, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं कि प्रकाश के वेग से ज़्यादा वेग संभव नहीं होता है। तो इस समस्या को 1926 में इरविन श्रोडिंगर ने दूर किया, और ये इन्होंने माना कि गतिमान कण के साथ एक तरंग संबद्ध नहीं होती है, बल्कि तरंगों का एक समूह संबद्ध होता है, जिसे कि वेव पैकेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फेज वेलोसिटी क्या होती है? तो वेव पैकेट का निर्माण करने वाली तरंगें जिस वेलोसिटी से चलती हैं उस वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कहते हैं, और बीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? तो वेव पैकेट जिस वेग से चलता है उसे ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, और बीजी से शो करते हैं। तो बीजी बराबर ω/k, बीपी = ω/k होता है। डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेते हैं फेज वेलोसिटी क्या होगी, तो बीपी बराबर ω/k होता है, जबकि बीजी बराबर dω/dk से रिप्रेजेंट करते हैं। और बीपी और बीजी में जो रिलेशन होता है, बीजी बराबर बीपी + k dBp/dk होता है, जहां k प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है, जिसे लिखते हैं 2π/λ। ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं बीजी बराबर बीपी - λ dBp/dλ। ये फार्मूला दोनों ही सही हैं, दोनों निकाले हुए फार्मूला हैं। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में dBp/dλ 0 होता है, तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर आती है। नेक्स्ट हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी ये होती है, इसे याद रखेंगे, d²ψ/dx² + 8π² m/h² e - bψ बराबर 0। ये 1 डायमेंशनल पार्टिकल के लिए होती है, और अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो ये डेल ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो del² ψ + 8π² m/h² e - bψ बराबर 0 होता है। और जो फ्री पार्टिकल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दें तो ये फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाती है। तो ये हमारी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन अगर हम देखें तो ये आती है -h²/2m del² + bψ = IH∆ψ/ΔT, और ये हमारे पास हैमिल्टोनियन कहलाता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है। इसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो h ψ बराबर E ψ। और यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर हो जाएगा, E से रिप्रेजेंट करेंगे तो h ψ बराबर E ψ हो जाएगा। तो h बराबर -h²/2m del² + b, जिसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, E बराबर IH∆T, इसे हम एनर्जी ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेव फंक्शन साई की व्याख्या 1926 में मैक्स बोर्न ने प्रोबेबिलिटी के आधार पर की थी। तो जो मैटर वेव्स होती हैं उन्हें हम कौन सी वेव्स कहते हैं? प्रोबेबिलिटी वेव्स भी इसीलिए हम कहते हैं।
अगर साई वेव फंक्शन को शो करता है तब साई मॉड का स्क्वायर जो है पार्टिकल के प्राप्त होने की प्रायिकता को ये व्यक्त बताएगा। इसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी प्रायिकता घनत्व कहते हैं। यहां से क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। अगर डी टो सूक्ष्म आयतन है तब साई स्क्वायर मॉड साई का स्क्वायर डी टो जो है सूक्ष्म आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता को शो करेगा। नॉर्मलाइज्ड स्टेट क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मॉड साई का होल स्क्वायर डी टो बराबर 1। ये जो है हमारा नॉर्मलाइज्ड स्टेट होती है या नॉर्मलाइज्ड कंडीशन कहलाती है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन कहलाती है। ये कंडीशन हर हाल में आ ही जाती है हर साल। ऑर्थोगोनल स्टेट क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर यही लिमिट जो है 0 के बराबर हो जाए तो ऑर्थोगोनल, 1 के बराबर हो जाए तो ये नॉर्मलाइज्ड कहलाती है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है? साई स्टार साई यूनिट वॉल्यूम में कण के पाए जाने की प्रायिकता को शो करता है। ये बिल्कुल याद कर लेना है। साई स्टार साई क्या व्यक्त करता है? तो यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को ये शो करता है। अब अगर हम इसे देखें, वॉल्यूम इंटीग्रल लगा दें, साई स्टार साई डीवी बराबर 1 है तो बाउंड्री रीजन में ये पार्टिकल है, तब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। और पार्टिकल अगर पूरे स्पेस में घूमने के लिए स्वतंत्र है तब ये हमारे पास पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 100% जिसे कहते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई और डी एक्स इक्वल टू 1। जो वेव फंक्शन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं प्रसामान्यीकृत वेव फंक्शन कहलाते हैं। अब अगर वेव फंक्शन में ये 1 नहीं आ रहा है तब हम इसे 1 बना देते हैं। तो अगर हमारे पास ये 1 ना हो करके साई स्टार साई डीवी का मान n है तब हम इसे n से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? साई स्टार अपॉन अंडर रूट साई अपॉन अंडर रूट n डीवी बराबर 1। तो 1 अपॉन अंडर रूट n को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं और साई अपॉन अंडर रूट n को हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारा ये वाला पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हर हाल में याद कर लेना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहेगी इस पेज से। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होता है। तो हमने पढ़ लिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक साई स्टार साई डी टो अगर 0 के बराबर है तो वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल होता है। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एम स्टार साई एन डी टो इक्वल टू 0 इफ एम इक्वल टू नॉट एन। एम और एन अगर बराबर नहीं है तो ये ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होगा। या यहाँ एम और एन को इंटरचेंज कर दें तो साई एन स्टार साई एम डी टो बराबर 0 कर दें और एम इक्वल टू एन नहीं है तो ये भी हमारा ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शन। यदि वेव फंक्शन के लिए नॉर्मल और ऑर्थोगोनल दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई एम स्टार साई एन डी टो बराबर डेल्टा एम एन हो जाता है, जिसे हम क्रोनेकर डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा एम एन बराबर 1 होगा जबकि एम और एन बराबर होंगे। डेल्टा एम एन 0 होगा जब एम और एन बराबर नहीं होंगे। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शन की कंडीशन कहलाती है। और डेल्टा एम एन को हम कहते हैं क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। अब 0 पॉइंट एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो 0 पॉइंट एनर्जी होती है वो 1/2h न्यू होती है, या फिर हम इसे 1/2h कट ओमेगा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है h/2 पाई कर दें इनटू और इसे कर दें 2 पाई न्यू। तो ये h/2 पाई को हम लिख सकते हैं h कट और 2 पाई न्यू होता है ओमेगा। तो ये पूरा एक ही चीज़ है। तो ये 0 पॉइंट एनर्जी हमारी कहलाती है। तो इस तरीके से हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। अब हम पार्ट बी देखते हैं। अब हमारा पार्ट बी है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर करता है एम्प्लीफिकेशन, यानी वीक सिग्नल को ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं फेथफुल एम्प्लीफिकेशन क्या होता है। फेथफुल एम्प्लीफिकेशन, तो एम्प्लीफाइड सिग्नल की शेप ठीक इनपुट सिग्नल के समान हो, इसके लिए आवश्यक है कि संपूर्ण एसी सिग्नल के दौरान बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज बना रहे। इसके लिए 3 शर्तें होती हैं। नंबर 1 होती है प्रॉपर 0 सिग्नल कलेक्टर करंट, यानी कि जो आईसी है कलेक्टर करंट है विदाउट सिग्नल, वो कलेक्टर करंट जब मैक्सिमम हम सिग्नल लगा देते हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा है मिनिमम प्रॉपर बेस इमिटर वोल्टेज VBE,
कम से कम इसका वोल्टेज VBE जो मिनिमम वैल्यू है वो जरूर होनी चाहिए। और नंबर 3 इसकी कंडीशन होती है मिनिमम प्रॉपर कलेक्टर इमिटर वोल्टेज VCE, जो कि सिलिकॉन के लिए, हमारे पास जर्मेनियम के लिए VCE का मान 0.5 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए और सिलिकॉन के लिए इसका मान 1 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो ये कंडीशन पूरी होने पर ट्रांजिस्टर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के एक्टिव रीजन में काम करता है और Q पॉइंट इसमें स्थायी बना रहता है। जो सर्किट इन शर्तों को पूरा करता है वो बायसिंग सर्किट कहलाता है। और फेथफुल एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, जैसा इनपुट लगाया था उसी शेप का इनपुट हमें आउटपुट में मिल जाए, केवल उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो ऐसे एम्प्लीफिकेशन को, जिसमें कि आउटपुट सिग्नल की शेप बिल्कुल ठीक वैसी ही होती है जैसी कि इनपुट सिग्नल की थी, तो ऐसे एम्प्लीफिकेशन को फेथफुल एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और जो सर्किट इन 3 कंडीशंस को पूरा करते हैं, इन कंडीशंस को पूरा करने वाले सर्किट को हम बायसिंग सर्किट कहते हैं। और जब सर्किट बाइज्ड हो जाता है तब हमें एम्प्लीफिकेशन जो मिलता है वो फेथफुल या वफादार प्रवर्धन प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है स्टेबलाइजेशन क्या होता है। तो ताप परिवर्तन, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो लीकेज करंट भी चेंज होती है। ये ध्यान रखो, लीकेज करंट जो है वो टेम्परेचर चेंज से जुड़ी हुई है। तो टेम्परेचर चेंज यानी ICO, इसे हम कभी कभी ICBO भी लिख देते हैं। ICO यानी लीकेज करंट, या ट्रांजिस्टर पैरामीटर बीटा के चेंज होने पर, ट्रांजिस्टर पैरामीटर बीटा चेंज होता है जब ट्रांजिस्टर को हम खराब हो जाए तो दूसरे ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दें। तो बीटा के चेंज होने पर भी Q पॉइंट स्थायी बनाने के प्रोसेस को स्टेबलाइजेशन कहते हैं। यानी कि जब टेम्परेचर चेंज हो जाए तब भी Q पॉइंट चेंज ना हो, ट्रांजिस्टर हम बदल दें, सेम ट्रांजिस्टर दूसरा लगा दें, तब भी Q पॉइंट चेंज ना हो, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइजेशन कहते हैं। और जिसे हम एक फैक्टर के द्वारा मेजर करते हैं जिसे स्टेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। और वो क्या होता है कि लीकेज करंट में परिवर्तन के सापेक्ष कलेक्टर करंट में होने वाला वो मिनिमम परिवर्तन, जिससे कि S का मान कांस्टेंट बना रहता है, वो स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाता है। यानी S = del IC अपॉन del ICBO। और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है S = बीटा +1 अपॉन 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC। कहाँ से निकल करके आती है, ये इस फार्मूला से निकल करके आती है, क्योंकि कलेक्टर करंट कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में हम लेते हैं बीटा IB + 1 + बीटा ICBO। और जब हम इसका ICBO के सापेक्ष डिफरेंशियल कर देते हैं तो ये हो जाएगा DIC अपॉन DICBO, जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, और उसकी वैल्यू आती है बीटा +1 अपॉन 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC। थर्मल रनअवे क्या कहलाता है, टेम्परेचर बढ़ने पर लीकेज करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है जिससे ट्रांजिस्टर नष्ट हो जाता है। जब थर्मल टेम्परेचर बढ़ता है कलेक्टर करंट बढ़ती है, कलेक्टर मतलब लीकेज करंट बढ़ती है, और लीकेज करंट जब बढ़ती है तो इस फार्मूला से कलेक्टर करंट का मान बढ़ जाएगा, जिससे ट्रांजिस्टर और गर्म होगा, लीकेज करंट और बढ़ जाएगी, कलेक्टर करंट और बढ़ जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि ट्रांजिस्टर गर्म होकर के नष्ट हो जाता है, जल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस घटना को थर्मल रनअवे कहते हैं। अब बात आती है ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग कितने तरीके की होती है, तो हमने 4 तरीके की ट्रांजिस्टर बायसिंग पढ़ी है। नंबर 1 होता है हमारा फिक्स्ड बायस या बेस बायस। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें BCC जो बैटरी होती है वो ही बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर इमिटर जंक्शन को रिवर्स बायस अकेली ही बैटरी करती है। BCC और बेस रेजिस्टेंस RB फिक्स होते हैं, अतः IB भी फिक्स रहती है, इसीलिए इसे फिक्स्ड बायसिंग कहते हैं। और फिक्स्ड बायसिंग में जो स्टेबिलिटी फैक्टर आता है वो S = बीटा +1 होता है। तो ये हमें याद रखना है फिक्स्ड बायसिंग में
जो स्टेबिलिटी फैक्टर का मान आता है या रजिस्टर बायसिंग में स्टेबिलिटी फैक्टर का मान आता है उसका मान β+1 होता है और दैट इज लो स्टेबिलिटी। इसका मतलब स्टेबिलिटी इस बायसिंग की कम होती है, अतः थर्मल रन अवे होने की पूरी संभावना इस बायसिंग में रहती है। इस बायसिंग को आरबी के एक सिरे को बेस से और दूसरे सिरे को बीसीसी से जोड़ते हैं। इस तरीके की बायसिंग को हम ज़्यादातर स्विचेज में यूज करते हैं, एम्प्लीफिकेशन में इस बायसिंग का यूज नहीं करते हैं। दूसरी हम पढ़ते हैं करेक्टर टू बेस वाइज या फीडबैक रजिस्टर वाइज मेथड। तो इसमें आरबी का एक सिरा बेस से और दूसरा सिरा बीसीसी से न जोड़ करके कलेक्टर से जोड़ देते हैं। इसमें जो स्टेबिलिटी फैक्टर आता है β+1/1 बीटा इंटू RL/RB+RL आता है। दैट इज इसमें जो स्टेबिलिटी फैक्टर का मान आता है वो β+1 से कम आता है। इसका मतलब ये बायसिंग बेस बायसिंग या पहले नंबर वाली बायसिंग से अच्छी बायसिंग मानी जाती है। एस का मान फिक्स्ड बायसिंग से कम होता है, अर्थात मोर स्टेबिलिटी होती है। इस सर्किट में आरबी द्वारा आउटपुट से इनपुट को नेगेटिव फीडबैक प्राप्त होता है, जिससे एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन इसमें कम हो जाता है। तो ये बायसिंग में जो हमारा नंबर 1 वाली बायसिंग थी उससे अच्छा ये बायसिंग मानी जाती है, स्टेबिलिटी फैक्टर का मान उससे कम आता है। नेक्स्ट हमारी तीसरी बायसिंग हम पढ़ रहे हैं इमिटर बायस या वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। ये सबसे अच्छी बायसिंग मानी जाती है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सबसे अच्छी बायसिंग है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अच्छी बायसिंग कौन सी है तो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है, और सबसे खराब बायसिंग कौन सी है तो बेस रजिस्टर बायसिंग है, नंबर 1 वाली। R1/R2 इसमें वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग बनाते हैं, और जो इमिटर में रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है RE वो सर्किट को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि जो इमिटर में रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, तो वो सर्किट को स्टेबिलिटी देता है। इसमें S का मान आता है β+1/1 बीटा RE/RE+RT, और चूंकि R1/R2 हमारे पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं तो R1/R2/R1+R2 होता है। इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर थियोरेटिकली 1 आता है, जो कि मिनिमम संभव मान है, या हम कह देते हैं ये आइडियल मान है एक तरीके से स्टेबिलिटी फैक्टर का। और प्रैक्टिकली पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग या वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में इसका मान भी लगभग 10 के आसपास आता है। इस बायसिंग के एडवांटेज क्या होते हैं? R1/R2 के कई कॉम्बिनेशन संभव हो सकते हैं, अलग अलग प्रतिरोध जोड़ करके हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन इसमें बना सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। नंबर 2 स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे कम है, जिससे कि इसमें Q पॉइंट क्या रहता है, स्थायी बना रहता है। तो इस तरीके से हमारा ये बायसिंग कंप्लीट होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसमें इमिटर फॉलोअर। तो इमिटर फॉलोअर होता क्या है, तो ये याद रखेंगे, ये नेगेटिव करंट फीडबैक सर्किट कहलाता है। यही ऑब्जेक्टिव है पहला। तो इमिटर फॉलोअर क्या है, तो ये नेगेटिव करंट फीडबैक सर्किट है, एम्पलीफायर है। इसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है और आउटपुट इम्पीडेंस इसकी लो होती है। सब लोगों ने देखा होगा इमिटर फॉलोअर के, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। अतः ये इम्पीडेंस मैचिंग में यूज होता है। इमिटर फॉलोअर का यूज कहाँ होता है, हमेशा याद रखो इम्पीडेंस मैचिंग में होता है। इसका गेन या 1 से कम होता है, और एम्पलीफिकेशन में इमिटर फॉलोअर का यूज नहीं होता है। इसका यूज केवल इम्पीडेंस मैचिंग में होता है। इसका गेन 1 या 1 से कम होता है, नेगेटिव करंट फीडबैक एम्पलीफायर होता है। इसका उपयोग क्या है, इम्पीडेंस मैचिंग में ट्रांसफार्मर के स्थान पर इसका यूज करते हैं। नंबर 2 लार्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में यूज करते हैं, ये सिग्नल के पावर लेवल को बढ़ा देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर एम्पलीफायर क्या होता है। तो इसके लिए ट्रांजिस्टर का साइज बड़ा होना चाहिए। नंबर 2 करंट गेन बीटा का मान कम होना चाहिए। ट्रांजिस्टर का बेस इसकी वजह से मोटा होना चाहिए, और इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करना चाहिए, यानी कि ट्रांसफार्मर कपलिंग इसमें करनी चाहिए। हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो इधर हमने एक टेबल में पूरी क्लास पावर एम्पलीफायर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का हमने पूरा कंप्लीट चैप्टर लिया है एक ही टेबल में। देखिए पैरामीटर क्या है, कंडक्शन एंगल। क्लास ए एम्पलीफायर में जो कंडक्शन एंगल है वो 360 होता है, यानी कि जो इनपुट सिग्नल है वो पूरी साइकिल के लिए आउटपुट में इसमें मिलता है 360 मिलता है। कंडक्शन एंगल 360, यानी कि पूरी साइकिल के लिए इसमें धारा बहती है। इसमें 180 डिग्री होता है, यानी कि ये इस तरीके से है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आधी साइकिल के लिए इसमें आउटपुट मिलेगा, हाफ साइकिल के लिए मिलेगा इसमें।
और इसमें जो मिलेगा वो 180 से तो ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा, तो वो क्लास ए बी एम्पलीफायर होगा। 180 से ज़्यादा और 360 से कम के लिए करंट फ्लो होगी। और क्लास सी एम्पलीफायर में 180 डिग्री से कम के लिए अगर करंट फ्लो हो रही है या 180 डिग्री से कम का एंगल हमें प्राप्त हो रहा है तो वो क्लास सी एम्पलीफायर कहलाता है। जैसे अगर कभी पूछ लेते हैं कि 60 डिग्री के लिए करंट फ्लो होती है, कौन सा एम्पलीफायर होगा, तो वो क्लास सी एम्पलीफायर होगा। अब बात आती है, सेकंड जो क्वेश्चन आता है कंडक्शन एंगल के बाद में, वो आता है कि एफिशिएंसी क्या होती है। तो क्लास ए में दो तरीके के होते हैं। अगर आउटपुट सीरीज फीड है या रेजिस्टेंस के थ्रू आउटपुट ले रहे हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 25% होती है, और अगर ट्रांसफार्मर के द्वारा आउटपुट ले रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी 50% होती है। तो इस तरीके से क्लास ए पावर एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% होती है और सीरीज फीड की 25% होती है, तो अधिकतम दक्षता 50%। क्लास बी की अधिकतम दक्षता 78.5% होती है, क्लास ए बी की 78.5 होती है, क्लास सी की 95 होती है, और एक क्लास डी एम्पलीफायर भी आता है जिसकी की एफिशिएंसी 100% होती है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये डिजिटल एम्पलीफायर कहलाता है, पल्स एम्पलीफायर है ये, डिजिटल पल्स एम्पलीफायर। क्यू पॉइंट कहाँ होता है, तो क्लास ए एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट डीसी लोड लाइन के बिल्कुल मध्य बिंदु पर होता है, और दूसरा है क्लास बी एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर होता है। क्लास ए बी में ये एक्स अक्ष से ऊपर होता है और डीसी लोड लाइन में मध्य बिंदु से नीचे होता है। क्लास सी एम्पलीफायर में ये एक्सिस से नीचे चला जाता है क्यू पॉइंट। तो ये क्यू पॉइंट पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन क्लास ए में बिल्कुल नहीं होता है, क्लास बी में मोर देन ए एंड ए बी, ए से भी ज़्यादा, ए से ज़्यादा होता है और ए बी से भी ज़्यादा होता है, लेकिन सी से कम होता है। क्लास ए बी में ये हमारे पास क्लास ए बी एम्पलीफायर है लेस देन बी एंड सी बट मोर देन ए से ज़्यादा होता है लेकिन बी और सी से कम होता है, और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन जो मिलता है वो क्लास सी एम्पलीफायर में मिलता है। एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो क्लास ए जो है आउटडोर म्यूजिकल सिस्टम में यूज किया जाता है क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर ऑडियो एम्पलीफायर में यूज किया जाता है, और क्लास ए बी जो है आरएफ एम्पलीफायर में यूज किया जाता है। क्लास सी का ऑडियो पावर एम्पलीफायर में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये पावर एम्पलीफायर की पूरी समरी है जिसके हम 15-20 पेज में पढ़ते हैं पूरा चैप्टर। ये एक टेबल में पूरा हमने कवर किया है। अच्छे से इस टेबल को तैयार करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है? कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में अगर वोल्टेज गेन देखें तो बीटा आर एल अपॉन आर एन होता है। ए बी का मान अगर ज़्यादा रखें तो बीटा का मान ज़्यादा होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस अधिक होना, जो है कम होना चाहिए। तो अतः हाई वोल्टेज गेन प्राप्त करने के लिए बीटा को हाई होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, जिसके लिए बेस इसका बहुत पतला बनाया जाता है, जबकि पावर एम्पलीफायर का बेस बहुत मोटा बनाया जाता है, वोल्टेज एम्पलीफायर का बेस बहुत पतला बनाया जाता है। नंबर 2, इनपुट इम्पीडेंस इसकी कम होनी चाहिए। जब आर इन कम होगा तो ए भी ज़्यादा होगा, और लोड रेजिस्टेंस आर एल अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टी स्टेज या कैस्केड एम्पलीफायर क्या होते हैं। तो इसमें क्या है, यदि आउटपुट वोल्टेज अधिक आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक एम्पलीफायर को सीरीज में इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहली स्टेज का जो आउटपुट है वो दूसरी स्टेज का इनपुट हो जाए, तो इस अरेंजमेंट को हम कैस्केड अरेंजमेंट कहते हैं, और इस सिस्टम को हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं तो पहली स्टेज में जो आउटपुट मिला था वो अगली स्टेज का इनपुट कर दिया जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम कैस्केड एम्पलीफायर कहेंगे। और ये जो मल्टी स्टेज हमने जोड़ी है इस एम्पलीफायर को, पूरे सिस्टम को मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। और इसमें टोटल गेन क्या होता है, पहली स्टेज का गेन इंटू दूसरी स्टेज का गेन इंटू तीसरी स्टेज का गेन डैश डैश करके ये जितनी स्टेज हैं सबका गेन को गुणा कर दी जाए तो टोटल गेन निकल आता है। एम्पलीफायर वोल्टेज गेन को डेसीबेल में निम्न प्रकार शो करते हैं। अगर वोल्टेज गेन को डेसीबेल में लिखना है तो 20 लॉग ए बी लिख देंगे, ये 20 पर चलता है। टोटल डेसीबल गेन क्या होता है, तो पहली वाले का डेसीबल गेन, पहली स्टेज का, दूसरी स्टेज का डेसीबल गेन, तीसरी स्टेज का डेसीबल गेन, जितनी भी स्टेज हैं उन सबके डेसीबल गेन को ऐड कर दिया जाता है तो टोटल गेन निकल आता है। जैसे एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, अगर AB1 बराबर 10 है, यानी पहली स्टेज का गेन 10 डेसीबल है, दूसरी वाली डेसीबल नहीं सॉरी 10 है केवल, दूसरी का 15 है, तीसरी का 20 है, तब टोटल गेन कितना हो जाएगा AB 10 गुणा 15 गुणा 20 यानी 3000 आ जाएगा।
लेकिन अगर इसी को हम डेसिबल गेन में निकालना चाहें तो AB1 को हम क्या लिखेंगे 20 log 10 यानी 20 डेसिबल आ जाएगा। AB2 हमारे पास 15 है तो इसे क्या लिखेंगे 20 log 15 और जब log 15 की वैल्यू लगाएंगे तो 23.5 डेसिबल आएगा। और AB3 20 है तो 20 log 20 यानी ये 26 डेसिबल आएगा। और टोटल गेन निकालेंगे तो 20 + 23.5 + 26 यानी 69.5 डेसिबल आएगा। तो डेसिबल गेन निकालने के लिए हम गेन को ऐड करते हैं, जबकि वैसे ही गेन निकालें तो उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो कपलिंग 4 तरह की होती है, आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग और एलसी कपलिंग। तो इस कपलिंग को भी हम टेबल में लिया हुआ है। पर्टिकुलर अगर हमने फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की दृष्टि से देखें तो एक्सीलेंट इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज में ये सबसे अच्छी कपलिंग मानी जाती है, मतलब एक्सीलेंट है। दूसरा ट्रांसफार्मर जो कपलिंग है वो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा नहीं आता है, जबकि डायरेक्ट कपलिंग का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व सबसे अच्छा आता है। कैसा आता है इसका, आरसी का जो फ्रीक्वेंसी गेन आता है वो इस तरीके से आता है। लोअर और अपर फ्रीक्वेंसी गेन में इसका गेन घट जाता है, लेकिन मिडिल फ्रीक्वेंसी रेंज में फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या रहता है, इसका कांस्टेंट रहता है, गेन कांस्टेंट रहता है। इसमें पुअर आता है, इसमें जो हमारे पास ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है। और इसका बेस्ट आता है, एकदम बढ़िया फ्लैट आता है। इम्पीडेंस मैचिंग में आरसी कपलिंग का यूज नहीं किया जाता, केवल ट्रांसफार्मर कपलिंग का यूज किया जाता है, लेकिन ये भी एक अच्छी मानी जाती है, इम्पीडेंस कपलिंग में यूज की जा सकती है। आरसी कपलिंग सबसे कम प्राइस लगता है, कॉस्टली सबसे कम है, जबकि सबसे ज़्यादा कॉस्टली ट्रांसफार्मर कपलिंग होती है और ये भी सबसे कम पैसे में खर्च बन जाती है। यूज क्या होता है, आरसी कपलिंग का वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में यूज किया जाता है, ट्रांसफार्मर कपलिंग का पावर एम्पलीफायर में, और डायरेक्ट का एम्पलीफाइंग एट लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी पर जब एम्पलीफिकेशन करना होता है तो डायरेक्ट कपलिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में टोटल गेन अलग अलग स्टेज के गेन से कुछ कम प्राप्त होता है। इसका कारण ये है कि फर्स्ट स्टेज का इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस सेकेंड स्टेज के इनपुट रेजिस्टेंस के संटिंग इफेक्ट के कारण कुछ घट जाता है, इससे फर्स्ट स्टेज का वोल्टेज गेन कम हो जाता है। जैसे हमने अभी बताया था कि न्यूमेरिकली A बराबर A1 × A2 × A3 × डैश डैश हो जाता है, लेकिन वास्तव में ये नहीं होता है। जो टोटल गेन होता है वो A1 × A2 × A3 यानी इन सब के मल्टीप्लिकेशन से कुछ कम आता है। और उसकी वजह होती है कि जब उन्हें आपस में कनेक्ट किया जाता है, आरसी के द्वारा कपल किया जाता है, तो जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस होता है पहली स्टेज और सेकेंड स्टेज को जोड़ने के लिए, इसकी वजह से पहली स्टेज का गेन घट जाता है और इसलिए जो इफेक्टिव गेन टोटल गेन आता है वो कुछ कम आता है। अब फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में पहले तो ये डेफिनेशन है, क्या है हमारे पास, वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच खींचा गया ग्राफ, ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व कहलाता है। और ये हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का मिलता है। 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच ये मिडिल फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाती है। इसमें वोल्टेज गेन लगातार कांस्टेंट बना रहता है, जबकि लोअर फ्रीक्वेंसी में और अपर फ्रीक्वेंसी में गेन का मान घट जाता है। तो मिडिल फ्रीक्वेंसी रेंज में गेन कांस्टेंट रहता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अपर और लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज में गेन घट जाता है। यूज क्या होता है, इसका हाई ऑडियो फाइडेलिटी के कारण वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में ये जनता के समक्ष भाषण आनी देने में या म्यूजिक वगैरह में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बैंडविड्थ क्या होती है। तो बैंडविड्थ देखिए, ये हमारे पास आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व है और फ्रीक्वेंसी रेंज में वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसमें एम्पलीफायर का गेन मैक्सिमम गेन का 70.7% या मैक्सिमम गेन का 0.707 गुना रह जाता है या उससे अधिक होता है तो बैंडविड्थ कहलाती है। अब यहाँ पर हमने बैंडविड्थ ये 0.707 है, तो ये हमारी पास लोअर बैंडविड्थ, ये अपर बैंडविड्थ कहलाएगी। और यहाँ इन दोनों के बीच में जो चौड़ाई होगी वो बैंडविड्थ कहलाती है। तो फिगर से अगर हम देखें तो बैंडविड्थ जो होगी F2 - F1 होगी, डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे और बैंडविड्थ निकाल देंगे। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में आ सकता है। न्यूमेरिकल मैंने ये कराया हुआ है थ्योरी के रजिस्टर में। F1 हमारे पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, F2 हमारा अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात आती है हमारे पास ऑसिलेटर क्या होता है। तो ऑसिलेटर हमारे पास ये पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है जिसका कि वोल्टेज गेन इन्फिनिटी होता है। याद रखेंगे ऑसिलेटर का जो वोल्टेज गेन होता है वो इन्फिनिटी होता है। इससे पहले हम थोड़ा सा फीडबैक के बारे में जानने ले रहे हैं, तब ऑसिलेटर पढ़ेंगे।
पहले फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ते हैं, उसके बाद ऑसिलेटर पढ़ेंगे। फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है? यदि आउटपुट की एनर्जी यानी वोल्टेज या करंट का कुछ भाग एम्पलीफायर के इनपुट को लौटाया जाए तो एम्पलीफायर को फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। मतलब जो हमने एम्पलीफायर बनाया उसमें जो आउटपुट गेन मिला था उसका कुछ हिस्सा इनपुट को वापस लौटा दिया जाए तो ऐसे एम्पलीफायर को फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। अब जो इनपुट में सिग्नल लगा है, इनपुट सिग्नल और जो आउटपुट से हमने वापसी की है वो सिग्नल अगर दोनों समान कला में हैं, फेज दोनों के सेम है, तो इसे पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। और अगर दोनों के फेज अपोजिट हैं तो इसे नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। तो देखो, यदि आउटपुट से लौटाई गई एनर्जी इनपुट सिग्नल के साथ समान कला में या फेज में है तो इसे पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। यदि आउटपुट से लौटाई गई एनर्जी इनपुट सिग्नल के साथ विपरीत कला में है तो इसे नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। अब पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? AF बराबर EO अपॉन ES पॉजिटिव फीडबैक है हमारे पास, पॉजिटिव फीडबैक गेन। तो EO अपॉन ES और कितना है? EO हमारे पास कितना मिलता है? A अपॉन 1 माइनस A बीटा। यहाँ 1 माइनस A बीटा की वैल्यू देखें तो लेस देन 1 होती है, इसलिए AF ग्रेटर देन A हो जाता है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव फीडबैक के पश्चात वोल्टेज गेन बढ़ जाता है और इसमें बीटा को जो कहते हैं वो फीडबैक फ्रैक्शन कहते हैं, ई बीटा को फीडबैक फैक्टर या लूप गेन कहते हैं। लूप गेन के नाम से ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ए बीटा जो है वो फीडबैक, ये लूप गेन कहलाता है। वोल्टेज गेन बढ़ने के साथ साथ यहाँ चूंकि पॉजिटिव फीडबैक में गेन बढ़ गया तो इसमें डिस्टॉर्शन भी बढ़ जाता है। इससे सर्किट क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए पॉजिटिव फीडबैक का यूज ऑसिलेटर में किया जाता है। फिर आती है नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? तो AF बराबर EO अपॉन ES यानी A अपॉन 1 प्लस A बीटा। 1 प्लस A बीटा ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब AF लेस देन A होगा। इसका मतलब है कि नेगेटिव फीडबैक जो है वोल्टेज गेन को कम कर देता है यानी घट जाता है नेगेटिव, जिससे कि एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन भी घट जाता है। और ये जो घटा हुआ डिस्टॉर्शन है इसे हम मल्टी स्टेज लगा करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसमें इंक्रीज स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है नेगेटिव फीडबैक में, बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है। फार्मूला भी ध्यान रखेंगे और ये देखेंगे, ये हमारे पास जो बैंडविड्थ है विदाउट फीडबैक है और ये बैंडविड्थ फीडबैक के साथ है। तो इसका मतलब बैंडविड्थ जो है वो नेगेटिव फीडबैक में बढ़ जाती है और कितनी बढ़ जाती है? 1 प्लस बीटा A गुना बैंडविड्थ हो जाती है। इसमें जो है एम्पलीट्यूड और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन घट जाते हैं, फ्रीक्वेंसी और फेज डिस्टॉर्शन भी घट जाते हैं और नेगेटिव फीडबैक में नॉइज भी कम हो जाता है। नेगेटिव करंट फीडबैक की बात करें तो इनपुट इम्पीडेंस कम हो जाती है जबकि आउटपुट इम्पीडेंस बढ़ जाती है। अगर हम इनपुट इम्पीडेंस देखें फीडबैक में नेगेटिव में है तो ZN अपॉन 1 प्लस बीटा A हो जाती है, जबकि इसमें आउटपुट इम्पीडेंस देखें तो Z आउट बराबर 1 प्लस बीटा A हो जाती है यानी बढ़ जाती है। तो डिसएडवांटेज इसका वोल्टेज गेन का डिक्रीज होना इसका डिसएडवांटेज होता है। अब हम ऑसिलेटर पर पहुंचते हैं। ऑसिलेटर क्या होता है? ये हमने फीडबैक अभी पढ़ लिया। तो जो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर होते हैं उसी को हम ऑसिलेटर कहते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर जिसमें कि वोल्टेज गेन इन्फिनिटी हो जाए, तो ऑसिलेटर में एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। याद रखेंगे, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में अंतर ये है कि एम्पलीफायर का आउटपुट इसके इनपुट पर निर्भर करता है, जबकि ऑसिलेटर का कोई भी इनपुट नहीं होता है। ऑसिलेटर अपना इनपुट कहाँ से लेता है? बैटरी से लेता है, डीसी सप्लाई से लेता है, उसमें कोई इनपुट नहीं लेता। ऑसिलेटर में इनपुट नहीं होता है, वो अपना इनपुट स्वयं जनरेट करता है और डीसी से वो एसी हमें देता है, हाई फ्रीक्वेंसी की एसी देता है ऑसिलेटर। तो यहाँ अगर हम देखें तो एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल भी लगता है और डीसी बैटरी भी लगती है, बीसीसी जिसे कहते हैं, तब आउटपुट मिलता है। जबकि ऑसिलेटर में केवल हमारे पास क्या लगती है? जो प्लस बीसीसी लगाते थे वो लगता है और आउटपुट हमें मिल जाता है। एक इसमें ऑसिलेटर की बार्कोसेन की कंडीशन आती है, जो इसमें से क्वेश्चन 100% आता है ये क्वेश्चन। इसमें लूप गेन ए बीटा की वैल्यू 1 होती है और फेज जो होता है 0 डिग्री होता है, यानी कि इसमें पॉजिटिव फीडबैक लगाया जाता है। तो ए बीटा एंगल फाई कितना होता है? ए बीटा 1 होता है, एंगल 0 होता है। कि एक ऑसिलेटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो इसेंशियल ऑफ एन ऑसिलेटर, हमें 3 चीज़ों की ऑसिलेटर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 हमें एम्पलीफायर चाहिए, नंबर 2 हमें पॉजिटिव फीडबैक सर्किट चाहिए और नंबर 3 हमें टैंक सर्किट चाहिए। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं।
अब हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर, तो ऑसिलेटर को कितने प्रकारों में डिवाइड किया जा सकता है, तो नंबर 1 हमने डाला है अकॉर्डिंग टू वेव फॉर्म। वेव फॉर्म के अनुसार ऑसिलेटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होता है साइनूसॉइडल ऑसिलेटर और नंबर 2 होता है नॉन साइनूसॉइडल ऑसिलेटर, यानी कि साइन वेव मिलती है और इसमें साइन वेव नहीं मिलती है। अगर साइनूसॉइडल है तो इसमें निश्चित फ्रीक्वेंसी की साइनूसॉइडल वेव पैदा करते हैं, और अगर नॉन साइनूसॉइडल है तो इसे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी कहते हैं। इसका मतलब इसमें वेव जो है स्क्वायर वेव हो सकती है, ट्रायंगुलर वेव हो सकती है, पल्सेज हो सकती हैं या सॉटूथ वेव हो सकती हैं। लेकिन अगर साइनूसॉइडल है तो इसे हमने 3-4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। साइनूसॉइडल में नंबर 1 आता है ट्यून्ड या एलसी फीडबैक ऑसिलेटर, जिसमें कि टैंक सर्किट जो है एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटर के द्वारा लगाया जाता है। तो ऐसे ऑसिलेटर को हम क्या कहते हैं, ट्यून्ड या एलसी ऑसिलेटर कहते हैं, और इनका यूज जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में उत्पन्न करने में किया जाता है। जैसे इनके एग्जाम्पल हैं ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर और कॉलपिट ऑसिलेटर। तो ये हमने जो है तीनों सिलेबस में हमारे, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, F बराबर 1/2π√LC। ये ट्यून्ड कलेक्ट, ये हमारे पास जितने भी ट्यून्ड या एलसी ऑसिलेटर हैं सबकी फ्रीक्वेंसी यही होती है। एल और सी के मान चेंज हो सकते हैं, तो F बराबर 1/2π√LC। दूसरा हमारे पास जो ऑसिलेटर होता है वो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है। इनमें आरसी नेटवर्क का यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल है इसमें आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और बीन ब्रिज ऑसिलेटर, ये दोनों ही ऑसिलेटर हमारे सिलेबस में हैं, दोनों को हम अभी आगे देखेंगे। तीसरा होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर, जैसे कि टनल डायोड था, तो टनल डायोड का जो ग्राफ आता था वो इस तरीके से आता था। ये रीजन हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहलाता था। इस रीजन का यूज करके जो ऑसिलेटर का यूज किया जाता है उस ऑसिलेटर को हम नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर कहते हैं, जैसे कि टनल डायोड ऑसिलेटर होता है। नेक्स्ट होता है हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी होती है। ये स्टेबिलिटी के लिए एलसी सर्किट के स्थान पर एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यूज किया जाता है। इसमें बिल्कुल स्टेबल फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो मतलब सिलेबस में तो नहीं है हमारे पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि स्टेबल सबसे ज़्यादा स्टेबल काय में मिलती है फ्रीक्वेंसी की, तो वो मिलती है हमारे पास क्रिस्टल ऑसिलेटर में। तो ये हमारे पास ये टाइप हो गया, हमारा क्लासिफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू वेव फॉर्म। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के अनुसार 2 तरीके के ऑसिलेटर हो सकते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो हम पहले ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर पढ़ते हैं। एक हार्टले ऑसिलेटर, ये एक साइनूसॉइडल ऑसिलेटर है और जिसका यूज रेडियो रिसीवर में होता है। ये रेडियो रिसीवर शब्द याद रखना, हार्टले ऑसिलेटर का यूज कहाँ किया जाता है, रेडियो रिसीवर में किया जाता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है और ये F बराबर 1/2π√LC ये होती है। L1 और L2 बाउंड ऑन डिफरेंट कोर होते हैं। अगर अलग अलग कोर पे L1 और L2 को बाउंड किया जाता है तो यहाँ L की वैल्यू जो लगेगी L1 + L2 लगेगी, और अगर ये एक ही कोर पर बाउंड किए जाते हैं तो L की वैल्यू हो जाएगी L1 + L2 + 2m, ये हो जाएगी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में L की जगह पर ये या ये यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हार्टले ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ से देख लेना भाई, जो भी एग्जाम में मिलता है। और फीडबैक फैक्टर बीटा जो है L2/L1 होता है हार्टले ऑसिलेटर के लिए। H पैरामीटर के पदों में जो ऑसिलेशन की कंडीशन होती है HFE बराबर L1 + M/L2 + M होती है, और इसमें सेंटर टेप कॉइल होती है। ये भी ध्यान रखना, हार्टले ऑसिलेटर में सेंटर टेपिंग कॉइल की होती है और कॉलपिट ऑसिलेटर में सेंटर टेपिंग कैपेसिटर्स की होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑसिलेटर कॉलपिट ऑसिलेटर। इसमें टेप्ड कैपेसिटर होता है, ये याद रखना, टेप्ड कैपेसिटर टेप किया जाता है, जबकि हार्टले में इंडक्टेंस को हम टेप करते हैं। ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के साइनोसॉइडल सिग्नल उत्पन्न करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अधिक होती है। इसका यूज फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी जनरेशन में होता है, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेज में होता है। ड्रॉबैक क्या है इस ऑसिलेटर का, इसमें फ्रीक्वेंसी इनस्टेबिलिटी मिलती है और पुअर वेव फॉर्म मिलती है। वेव फॉर्म भी इसमें पुअर मिलती है। ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी पर यूज नहीं किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी का मान हमें याद रखना है F बराबर 1/2π√LC, और जहाँ C की वैल्यू, C जो है सीरीज में लगे हुए होते हैं,
तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाता है C की जगह पर, या 1/C बराबर 1/C1 पर 1/C2 आ जाता है। तो यहाँ पर C की जगह पर या तो ये लगा देंगे या ये लगा देंगे, तब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी। और इसका हाइब्रिड पैरामीटर के पदों में C2/C1 ये कंडीशन ऑसिलेशन की आती है। नेक्स्ट ऑसिलेटर लेते हैं हम RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आना ही आना है। गुड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी और प्योर साइन वेव ऑसिलेटर है ये। इसमें 3 RC सेक्शन होते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में कितने RC सेक्शन होते हैं, तो याद रखेंगे 3 RC सेक्शन होते हैं और प्रत्येक 60 डिग्री का फेज शिफ्ट उत्पन्न करता है, अतः टोटल फेज शिफ्ट 180 डिग्री हो गया। इसका यूज बहुत कम फ्रीक्वेंसी के लिए किया जा सकता है, जैसे कि 10 किलोहर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी हमें यूज करनी है तो वहाँ पर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का उपयोग करते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पर RC सर्किट 60 डिग्री का फेज शिफ्ट उत्पन्न करता है उसे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का मान याद रखना, F बराबर 1/2πRC/√6 आती है। ये फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी होती है, आने का पूरा चांस रहेगा इसका। और इसमें बीटा की वैल्यू जो आती है, फीडबैक फैक्टर की वैल्यू 1/29 आती है। इसमें R1 R2 R3 R के बराबर, C1 C2 C3 C के बराबर होते हैं, तब ये फार्मूला आता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो इस तरीके से हमारा फीडबैक ऑसिलेटर कंप्लीट होता है। अब हमारी लास्ट यूनिट के पॉइंट बचते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर से बहुत आसान सा चैप्टर है और 7-8 क्वेश्चन कम से कम 10, लगभग 10 क्वेश्चन इससे भी मिलने चाहिए, कम से कम 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें से भी। तो ये बहुत अच्छा सा चैप्टर है, सब लोग तैयार करेंगे। ये क्या होता है, ये एक बहुत पतला भी कितना, जितना बाल होता है हमारा उतना पतला ट्रांसपेरेंट फाइबर होता है, जो फाइबर के दोनों सिरों के बीच लाइट प्रोपेगेट करने के लिए वेव गाइड या लाइट पाइप के रूप में कार्य करता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो है किस घटना पर आधारित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है कोर। तो ये सबसे आंतरिक भाग है जो गिलास या प्लास्टिक का बना होता है और इसमें मोटाई जो है 2 से लेकर के 120 माइक्रोमीटर होती है। तो सबसे अंदर का भाग इसमें कोर होता है। ये वैसे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, यहाँ बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ मैं, मैक्सिमम बच्चों की ये तैयारी होगी, लेकिन यहाँ चूँकि बहुत शॉर्ट में हमें कोर्स कवर करना है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, तो क्वेश्चंस तो इसी से मिल जाएंगे। तो कोर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का सबसे अंदर का भाग होता है जो गिलास या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। गिलास में भी क्या है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का बना हुआ होता है, ध्यान रखना। और मोटाई इसकी 2 से लेकर के 120 माइक्रोमीटर होती है। इसके ऊपर ये हमने जो दिया है अंदर का भाग, ये वाला भाग हमारा ये होता है, ये हमारा कोर कहलाती है। कोर के ऊपर एक जो है क्लैडिंग चढ़ी हुई होती है, ये इस तरीके से होती है। ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो है वो क्लैडिंग होता है और क्लैडिंग का अपवर्तनांक N2 है। कोर का अपवर्तनांक अगर N1 है तो हमेशा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा ज़्यादा रहता है। N1 ग्रेटर देन N2 क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें ये भी। तो क्लैडिंग क्या है, ये भी ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, जिसकी कोर बनी होती है उसी मटेरियल की बनी होती है, लेकिन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कोर से अलग होती हैं। इसकी मोटाई 300 माइक्रोमीटर के लगभग होती है। इसका काम क्या होता है, कोर से आसपास की हवा में लाइट लॉस को रोक देता है, कोर की सरफेस पर स्कैटरिंग लॉस को कम कर देता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। तो ये क्लैडिंग के फायदे हैं। तो ये कोर के ऊपर चढ़ी हुई लेयर होती है क्लैडिंग, और क्लैडिंग के ऊपर भी सबसे ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव जैकेट या सीथ या इसे बफर कहते हैं, बफर क्लैडिंग। तो इसे कोटिंग, बफर या सीथ भी कहते हैं। ये भी प्लास्टिक की बनी होती है और ऑप्टिकल फाइबर को फिजिकल डैमेज, मॉइस्चर, क्रशिंग आदि से ये बचाती है।
कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिससे कि प्रकाश किरण के अंदर ही रहती है। प्रकाश किरण कोर क्लैडिंग इंटरफेरेंस पर क्रिटिकल एंगल से अधिक पर टकराती है। अब अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखें तो इसकी दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो ये होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कि जो लाइट रे है वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। दूसरी ये होती है कि जो इंसिडेंट रे है डेंस मीडियम में वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर टकरानी चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर हम यहाँ देखें कि ये लाइट रेज है हमारे पास और ये n1 अपवर्तनांक है, ये n2 है, और n1 ग्रेटर देन अगर n2 है, ये डेंस मीडियम है और ये हमारे पास रेयर मीडियम है। अगर ये थीटा सी पर टकराती है तो ये किरण इंटरफेस के अलोंग निकल जाएगी और उस समय पर ये वाला एंगल जो बनेगा हमारे पास रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होगा। अगर थीटा सी का मान और बड़ा कर दिया जाए, इस तरीके से बढ़ा दिया जाए, ये थीटा सी एंगल था और थीटा सी को और थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा दिया जाए तो ये किरण इसके अलोंग ना जा करके ये नीचे की ओर चली जाएगी, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड होता है। ये अंदर जो है हमारे पास कोर है और कोर का अपवर्तनांक जो है हमारे पास μ1 या n1 है, ये हमने μ1 ले लिया है। जब कोई भी किरण ये यहाँ पर आती है और थीटा सी कोण से ज़्यादा पर टकराती है तो पूरी किरण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती हुई मल्टीपल रिफ्लेक्शन के द्वारा कोर से बाहर निकल जाती है। तो जो हमारे सिग्नल होते हैं, साउंड सिग्नल या इंटरनेट का सिग्नल या हम जो बातचीत कर रहे हैं वो सिग्नल, उसका कोई लॉस नहीं होता है और वो सीधी हमारे पास चली जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से ये इस घटना पर काम करती है। अब टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर में देखें तो ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑप्टिकल फाइबर दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है सिंगल मोड फाइबर और नंबर 2 है मल्टी मोड फाइबर। तो मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है, इसका कोर डायमीटर ज़्यादा होता है, याद रखेंगे 850 नैनोमीटर से लेकर के 1300 नैनोमीटर तक होता है और ये मैनी मोड प्रोपेगेशन को सपोर्ट करता है। मैनी मोड प्रोपेगेशन का मतलब है इसमें एक से ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो ट्रेवल कर सकती है, तो ये इसीलिए मल्टी मोड फाइबरस कहलाता है, फाइबर कहलाता है। लेकिन सिंगल मोड फाइबर क्या है, इसमें वन मोड प्रोपेगेशन होता है, यानी कि एक बार में एक ही वेवलेंथ इसमें ट्रेवल करती है, दैट इज ओनली सिंगल वेवलेंथ प्रोपेगेशन। और इसकी जो मोटाई होती है, डायमीटर होता है 1350 नैनोमीटर से लेकर के ये 1550 नैनोमीटर तक होता है और इसका उपयोग होता है लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड कम्युनिकेशन में। इसमें कोई भी इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता है, कोई डिस्पर्जन इफेक्ट नहीं आता है, हाईली एफिशिएंट होता है और इसका बी नंबर जो है वो 2.405 से कम होता है। बी नंबर याद रखेंगे, ये नॉर्मलाइजेशन नंबर भी कहलाता है, ये 2.405 से हमेशा कम रहता है सिंगल मोड फाइबर में। तो सिंगल मोड फाइबर में क्या है, ये हमारे पास कोर है और ये कोर की एक्सिस है, तो ये इस तरीके से सिंगल वेवलेंथ है, यहाँ कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं मिलता है, ये सीधा चलता चला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता हुआ। तो ये फैब्रिकेशन इसका डिफ़िकल्ट होता है और ये महंगा होता है, ये इसके ड्रॉबैक होते हैं। अब इंडेक्स प्रोफाइल के आधार पर क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इंडेक्स प्रोफाइल के आधार पर नंबर 1 होता है स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। स्टेप इंडेक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो हमारे पास, एक तो μ1 अपवर्तनांक की कोर होती है और μ2 अपवर्तनांक की क्लैडिंग होती है। तो जो μ1 अपवर्तनांक है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पूरा का पूरा कोर में, वो सब जगह बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी ये जो मटेरियल कोर का है वो यूनिफॉर्म मटेरियल होता है, कहीं भी देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ही मिलता है। और जैसे ही ये इंटरफेस पर आता है तो इसे अचानक ही μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सामना करना पड़ता है, तो ये यहाँ पर स्टेप बन जाता है, इसलिए इसे स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं। चूंकि ये एक ही वेवलेंथ को कैरी करता है तो इसीलिए इसे हमने स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर कहा गया है। तो अपवर्तनांक में इंटरफेस पर अचानक परिवर्तन होता है। इसमें कोर का जो डायमीटर होता है वो 2 से लेकर के 8 माइक्रोमीटर होता है। क्लैडिंग का डायमीटर जो है 125 माइक्रोमीटर होता है। नंबर ऑफ सपोर्टेड मोड अगर हम निकालें कितने वेवलेंथ को ये सपोर्ट करता है तो b²/2 देखते हैं, और इसका जो बी नंबर होता है वो 0 से लेकर 2.405 के बीच में होता है, यानी इससे कम होता है, 2.405 से कम होता है। और इसका जो न्यूमेरिकल एपर्चर होता है वो कम होता है एक्सेप्ट
एक्सेप्टेंस एंगल होता है वो कम होता है, ओनली वन मोड प्रोपेगेशन होता है, डिस्पर्जन इफेक्ट और डिस्टॉर्शन इसमें नहीं होता है। तो ये हमारा सिंगल मोड फाइबर, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। इस तरीके से हम पूरे ये पॉइंट सारे के सारे याद कर लेने हैं, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। स्टेप इंडेक्स है हमारे पास, तो ये हमने बात ऊपर समझा दी कि अगर हमारे पास ये μ1 है, ये μ2 है, तो एकदम से यहाँ पर स्टेप बनता है, इसलिए इसे स्टेप इंडेक्स कहते हैं। और मल्टी मोड का मतलब है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा वेवलेंथ एक बार में कैरी होती हैं, इसलिए ये मल्टी मोड कहलाता है। इसमें कोर डायमीटर ज़्यादा होती है सिंगल मोड फाइबर की तुलना में, इसमें होती है 50 से लेकर के 200 माइक्रोमीटर तक, और जो क्लैडिंग का डायमीटर होता है वो 100 से लेकर के 250 माइक्रोमीटर होता है। बी नंबर जो है 2.405 से ज़्यादा होता है क्योंकि ये मल्टी मोड फाइबर है। लार्ज नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन होता है, यानी एक से ज़्यादा वेवलेंथ को सपोर्ट करता है। इसमें डिस्टॉर्शन भी होता है और डिस्पर्सन भी होता है। तो ये इस तरीके से बहुत सारी वेवलेंथ इस तरीके से जिगजैग होती हुई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा ये बाहर निकल जाती हैं। तीसरा आता है ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। ये सबसे अच्छा मल्टी मोड फाइबर कहलाता है। और इसमें जो है अपवर्तनांक में क्या होता है, इसमें जो है यहाँ पर अगर हमारे पास अपवर्तनांक μ1 है, जैसे जैसे कोर की तरफ बढ़ते जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर की ओर बढ़ता जाता है, यानी कि जितना जो कोर का मटेरियल होता है उसमें हर लेयर का या हर पॉइंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सिस से बाहर की ओर एक्सिस से बाहर की ओर जाएं तो रेडियली चेंज होता है। तो इसलिए इसमें क्या है, ये हेलिकल इस तरीके का होता है, इसमें स्टेप ना होता है, इसमें ग्रेड बनती है। और जो यहाँ पर जो मोड होते हैं ये इस तरीके से इसमें जो है ट्रेवलिंग होती है। तो ये हेलिकल या पैराबोलिक पाथ पर इसमें सिग्नल हमारा चलता है। तो अपवर्तनांक में रेडियल चेंज होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, अर्थात अक्ष से कोर क्लैडिंग इंटरफेस की ओर जाने पर अपवर्तनांक लगातार घटता जाता है, इसीलिए इसे ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर कहते हैं। अक्ष पर अपवर्तनांक मैक्सिमम होता है और अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 रेडियल डिस्टेंस के। जैसे जैसे रेडियल डिस्टेंस बढ़ती जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाता है। क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट रहता है और नंबर मोड होते हैं b²/4। फाइबर का प्रोपेगेशन करने वाली प्रकाश किरणें लगातार बेंड होती हैं और हेलिकल पाथ को फॉलो करती हैं। ये हेलिकल पाथ ध्यान रखना, इसमें फैब्रिकेशन आसान होता है। डिसएडवांटेज हैं, इसके शॉर्ट वेवलेंथ है, कम दूरी के लिए यूज करते हैं और इसमें डिस्पर्जन इफेक्ट ये शो करता है। नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो हमारे पास अगर नीचे ये μ1 है और ऊपर हमारे पास μ2 है, ये हमारे पास, तो अभी हमने क्रिटिकल एंगल के बारे में सब बता दिया था, लेकिन साइन थीटा सी बराबर μ2/μ1, यानी μ2 हमारे पास क्या है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर थीटा का मान थीटा सी के बराबर होता तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम फाई बराबर थीटा सी कर दें तो थीटा आई बराबर ये हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारे पास ये फाई एंगल है, इंटरफेस बोलेंगे, और ये थीटा आई जो है हमारा यहाँ पर एयर से जा रहा है अंदर, यहाँ पर है एंगल। तो अगर ये वाला एंगल फाई जो है वो थीटा सी के बराबर है, तब हमारे पास थीटा आई जो है थीटा मैक्सिमम हो जाएगा और इसी को हम एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। और एक्सेप्टेंस एंगल का जो साइन होता है वही हमारा न्यूमेरिकल एपर्चर कहलाता है। तो साइन थीटा मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है, याद रखो, √μ1² - μ2² अगर ये हमारे पास एयर से जा रही है तो μ0 का मान 1 होता है, तब साइन थीटा मैक्सिमम की वैल्यू जो आती है वो √μ1² - μ1² होती है और इसी को न्यूमेरिकल एपर्चर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम पे पेपर में देखने को मिलेगा कि न्यूमेरिकल एपर्चर दिया जाता है तो √μ1² - μ2², और अगर n से दिया है तो √n1² - n2², ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी तरीके से एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, थीटा आई या थीटा मैक्सिमम को ही हम जो है एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। और ये साइन इनवर्स न्यूमेरिकल एपर्चर यानी साइन इनवर्स √μ1² - μ2² के बराबर होता है, यानी न्यूमेरिकल एपर्चर जो है साइन थीटा ए बराबर √μ1² - μ2² हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी आती है फ्रैक्शनल इंडेक्स क्या होता है, तो डेल्टा बराबर μ1 - μ2/μ1 को फ्रैक्शनल इंडेक्स कहते हैं।
और इसे अगर हम सॉल्व करें तो 1 माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन हो जाएगा, और इसका ऑर्डर जो होता है वो 0.01 होता है, दैट इज डेल्टा इज लेस देन 1 होता है। यहाँ से देखें तो म्यू टू माइनस म्यू वन बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा, तो न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू हमारी आएगी अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। म्यू वन अगर हम बाहर ले लें इसमें तो अंडर रूट 1 माइनस म्यू टू स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर, और म्यू टू अपॉन म्यू वन की जगह 1 माइनस डेल्टा लगा दें तो ये आ जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और डेल्टा स्क्वायर बहुत छोटा होगा, छोड़ देंगे तो डेल्टा इज वेरी स्मॉल, तो न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू जो होती है वो ये होती है म्यू वन अंडर रूट 2 डेल्टा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि न्यूमेरिकल एपर्चर फ्रैक्शन डेविएशन के टर्म में कितना होगा। बी नंबर जो दिया जाता है वो इस फार्मूला से दिया जाता है, v बराबर 2 पाई ए अपॉन लैम्डा इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर, और 2 पाई ए अपॉन लैम्डा न्यूमेरिकल एपर्चर होता है म्यू वन अंडर रूट 2 डेल्टा। ये ए जो है वो रेडियस होता है फाइबर की कोर का, लैम्डा जो है ऑपरेटिंग वेवलेंथ है, म्यू वन कोर इंडेक्स है यानी कोर का अपवर्तनांक है, डेल्टा रिलेटिव इंडेक्स होता है बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग। तो इस तरीके से ये हमारा 4th सेमेस्टर की 8 यूनिट मैंने कंप्लीट कराई हैं, और ये बहुत कम समय इसमें लिया गया है। ये लगभग 1.5 घंटे में, केवल 1.5 घंटे में कंप्लीट सिलेबस सेमेस्टर 4 का है। इसे बहुत अच्छे से करके जाओगे तो मुझे उम्मीद है कि 75 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। 70 क्वेश्चन तो इसी में से 1.5 घंटे की क्लास में से ही मिल जाएंगे। अगर ये 1.5 घंटे की क्लास 2-3 बार अच्छे से देख लेते हो और पूरा तैयार करते हो तो 70 क्वेश्चन कम से कम 75 में से करके आओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आने वाले सेमेस्टर्स की वीडियोज़ का अपडेट भी आप तक पहुंच सके। और वीडियो बिना स्किप किए हुए देख लिया सबने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।